दो पार्टिकल जो तुम बनाए हो सर्कुलर मोशन वाला, वो दोनों इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर एकदम बराबर बराबर ऊपर और नीचे हो, तो शैडो मीट कर गया। ठीक है, इस प्रोसेस में अच्छा कितना रोटेट किया होगा कोई भी, ये 90 डिग्री था ना पूरा, तो ये वाला एंगल कितना हो गया, π/4, π/4। अपना काम हो गया। किसी भी एक को देख लो कितना रोटेट किया, जैसे 2 को देख लेते हैं, 2 यहां से यहां तक आया तो कितना रोटेट किया, π/4। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका π/4 इज इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा टी। π/4 रोटेट किया एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो टाइम आ गया π/4 ओमेगा, एंड π/ओमेगा तो t/2 के बराबर होता है, इसको रख दो, तो टाइम t/8 आ गया। t/8 टाइम के बाद ये दोनों मीट कर रहा होगा पहली बार। और कहाँ मीट कर रहा होगा ये भी बहुत आसानी से बता सकते हो। देखो ये है मीटिंग पॉइंट, ये एम्पलीट्यूड, ये रेडियस जो है वो एम्पलीट्यूड के बराबर होता है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, a cos π/4। a cos π/4 मतलब a/√2, a/√2 पर मीट कर रहा होगा। अच्छा, इससे बार बार मीट करने का समय कैसे आएगा, ये तो पहली बार वाला है, समझना। ये देख रहे हो ये वाला गैप, ये पार्टिकल 1, ये पार्टिकल 2, दोनों के बीच 90 डिग्री का गैप है। ये ऐसे करते करते ऐसे घूमा, शैडो मीट कर गया, फिर ये आगे घूमते जाएगा घूमते जाएगा, फिर घूमते घूमते ये ऐसे है, घूमते 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 यहाँ आएगा, फिर से जब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर इस तरफ आधा ऊपर आधा नीचे होगा तो फिर से शैडो कोइंसाइड करेगा, फिर करते करते इधर, फिर उधर। तो एक बार इस तरफ और एक बार उस तरफ अपने पूरे मोशन के दौरान इधर कोइंसाइड किया, अगली बार इधर किया, फिर उधर किया, फिर इधर। तो इस तरह से तुमको बहुत सारा टाइम मिलते जाएगा जब ये दोनों मीट कर रहा है। बात क्लियर है? एक और क्वेश्चन में इसको अप्लाई करके देखते हैं, पोजीशन बदल देते हैं ये लोग का। एक को -a/2 पर कर देते हैं, ये इधर जा रहा है, और दूसरा a/2 पर है, वो इधर जा रहा है। At t equal to 0, one is at -a/2 and other is at a/2. They are moving towards पॉजिटिव एक्सट्रीम। एक -a/2 पर, एक a/2 पर, और दोनों पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है, ये 1 ये 2। तो वही बताना है कि भाई कितने टाइम के बाद ये दोनों मीट कर रहा है। सॉल्व करते हैं। इसके लिए थीटा -a/2 पर, तो साइन थीटा -1/2, साइन थीटा -1/2, तो थीटा -π/6 या -5π/6 होगा। पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो छोटा वाला लेंगे। ये पुराना वाला याद दिला रहे हैं, ऐसे ही हम लोग किया करते थे। इसका -π/6, ये a/2 पर है तो साइन थीटा 1/2 मतलब π/6 एंड 5π/6, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो π/6। एक का थीटा -π/6, दूसरे का π/6।
हम लोग इसको 0 लेते हैं, इधर होगा तो प्लस में, इधर माइनस में। इसका माइनस π/6 है, मतलब वो π/6 इस तरफ है, ये हो गया 1, ये ऐसे जा रहा है। और 2 है π/6 पर, मतलब इस तरफ। दोनों के बीच का गैप π/3, मतलब 60 डिग्री। देख लो, इसका प्रोजेक्शन लोगे तो यहाँ -a/2 पर आएगा, और ये इधर जा रहा है तो इसका शैडो इधर जाएगा। इसका जो शैडो है यहाँ पर बिल्कुल ये कर रहा होगा, और इसका जो शैडो है वो ये कर रहा होगा। तो बस जो एंगल है ना, जितना एंगल यहाँ पे आता है, जो इनिशियल फेज आता है, उसके उतने एंगल के हिसाब से इनको बना दो, तो अपने आप उसका प्रोजेक्शन वो सेम SHM करते हुए दिख जाएगा। जो भी यहाँ इनिशियल फेज लिखते थे उतने एंगल पे पार्टिकल को लोकेट कर दो, अपने आप उसका प्रोजेक्शन वही SHM कर रहा होगा। अब ये गैप यहां बराबर मात्रा में जब डिवाइड हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसा सिचुएशन, ये 1 ये 2, आगे 2 चल रहा है तो ये वाला 2 का नया लोकेशन 2' और ये 1'। दोनों के बीच का गैप 60 डिग्री था, तो वो भी अभी भी 60 डिग्री रहेगा, जो कि आधा आधा डिवाइड हो चुका है, π/6 एंड π/6। अब देखा जाए कि कौन कितना रोटेट किया है। ठीक है, किसी भी एक को देख लो, बराबर ही रोटेट किया होगा दोनों। 2 को देखते हैं, 2 इस वर्टिकल लाइन से π/6 पे था, और अब यहां पर इस हॉरिजॉन्टल लाइन से π/6 पर है। तो एग्जैक्टली ये जो रोटेट किया है, ये π/2 एंगल, वर्टिकल से इधर π/6 पे था, अब हॉरिजॉन्टल से नीचे π/6 पर है, तो π/2 रोटेट कर गया है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम। t इज इक्वल्स टू π/2 ओमेगा, और π/ओमेगा को t/2 रख देंगे तो ये t/4 टाइम आ जाएगा। t/4 के बाद ये दोनों मीट कर रहा होगा, और कहाँ मीट कर रहा होगा ये भी देख सकते हो। इन दोनों का जो शैडो है वो जिस जगह मीट कर रहा है, ये √3a/2 आ जाएगा तुम्हारा, ये a के बराबर है, a cos π/6, मतलब √3a/2। इस तरीके से हम लोग ये प्रोजेक्शन वाला जो कंसेप्ट है इसको यूज कर सकते हैं। चलते हैं आगे, हेडिंग डालेंगे सुपरपोजिशन ऑफ SHMs। सुपरपोजिशन ऑफ SHM। अब ये क्या चीज है, जैसे एक पार्टिकल पर एक SHM का इक्वेशन एक्ट कर रहा है, जिससे वो सिंपल हार्मोनिक मोशन या SHM कर रहा है। सुपरपोजिशन मतलब एक ही पार्टिकल पर 2 या 2 से ज्यादा SHM का इक्वेशन सुपर इम्पोज हो जाए। 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशन उसके SHM को अगर गवर्न करना चाहे, उसको SHM कराना चाहे, तो वो हुआ सुपरपोजिशन, है ना। सुपर इम्पोज हो गया, एक ही पार्टिकल पर मल्टीपल इक्वेशन सुपर इम्पोज हो गया। मल्टीपल लोग उसको SHM कराना चाहते हैं एक ही पार्टिकल को। तो अब रिजल्टेंट मोशन उसका कैसा होगा, इस पर हम लोग बात करना चाहते हैं कि क्या अभी भी मोशन SHM है या अब मोशन कुछ और हो चुका है। अगर मल्टीपल इक्वेशंस का एक ही पार्टिकल पर सुपरपोजिशन हो जाए, 2 या 2 से ज़्यादा SHM का इक्वेशन एक ही पार्टिकल पर एक्ट करने लग गया, तो ये है सुपरपोजिशन। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। तो इसको
कुछ केसेस में डिवाइड करके देखते हैं। केस 1, along same line with same frequency. ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है, मैक्सिमम पार्ट सुपरपोजिशन का यही कवर करता है। अलॉन्ग सेम लाइन विथ सेम फ्रीक्वेंसी, दो पार्टिकल सेम लाइन के अलॉन्ग एसएचएम कर रहा है सेम फ्रीक्वेंसी का। दो पार्टिकल नहीं, दो अलग अलग एसएचएम का इक्वेशन था जो एक ही पार्टिकल पर लगने लग गया। पहला इक्वेशन कुछ इस प्रकार का है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा 1, या ओमेगा टी ले लेते हैं, एंड x2 इज a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। ये पहला वाला एम्पलीट्यूड कुछ a1 a2 है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम है, फेज अलग अलग है, एक का 0 ले लिए, एक का थीटा ले लिए, सेम लाइन के अलॉन्ग है इसलिए x लिखा हुआ है। हो सकता था कि कोई एक x के अलॉन्ग कर रहा हो, एक y के अलॉन्ग, तो वो एक अलग केस होगा। सेम लाइन के अलॉन्ग तो दोनों x के अलॉन्ग एसएचएम कर रहा है विद सेम फ्रीक्वेंसी। ये दो एसएचएम का इक्वेशन एक ही पार्टिकल पर लगने लग गया, तो अब क्या होगा? ठीक है, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है? इसका पूरा फेज कितना है? ओमेगा टी, और इसका ओमेगा टी प्लस थीटा। सो फेज डिफरेंस जो है वो यहां पर थीटा के बराबर है। अब जब ये दो डिस्प्लेसमेंट, एक x1 वाला और x2 वाला, दोनों एक ही पार्टिकल पर एक्ट करने लग गया, तो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिख देंगे? x1 प्लस x2, सेम ही लाइन के अलॉन्ग है, तो सीधा सीधा ऐड हो गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा इन दोनों इक्वेशंस के इन्फ्लुएंस में, वो हो जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस x2। और अगर ये ऐसे कन्वर्ट हो जाता है कुछ, अगर हम इन दोनों, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिखा जाएगा, अगर ये नेट डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मेट में आ जाता है, दोनों को जोड़कर अगर हम एक सिंगल साइन या कॉस के फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका मतलब इन दोनों के इन्फ्लुएंस से जो रिजल्टेंट मोशन होगा वो भी एसएचएम ही होगा, अगर इन दोनों को जोड़कर इसमें कन्वर्ट कर पाते हैं तो। और अगर नहीं कर पाते हैं तो हम लोग बोलेंगे कि रिजल्टेंट मोशन एसएचएम नहीं है। तो हमको यही देखना है कि क्या हम लोग ये कर पा रहे हैं, कि क्या ये एक सिंगल इक्वेशन एसएचएम टाइप के इक्वेशन में कन्वर्ट हो पाता है दोनों को ज्वाइन करने पर। तो देखते हैं। सो x इक्वल्स टू x1 प्लस x2, मतलब a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अब थोड़ा सा इसमें जुगाड़ लगाते हैं, इसको खोलते हैं, a2 साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। अब यहां से साइन ओमेगा टी हम लोग कॉमन ले लेते हैं। साइन ओमेगा टी, देखो साइन ओमेगा टी अगर कॉमन लेंगे तो यहां से साइन ओमेगा टी कॉमन निकालने के बाद यहां से मिलेगा a1 और यहां से मिलेगा a2 कॉस थीटा। तो साइन ओमेगा टी के साथ में जो जो टर्म आ रहा है वो हो गया a1 प्लस a2 कॉस थीटा साइन ओमेगा टी। और ऐसे ही कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लें तो कॉस ओमेगा टी ये रहा, तो कॉस ओमेगा टी के साथ क्या आ रहा है? a2 साइन थीटा। ये अपना कॉस ओमेगा टी वाला टर्म, a2 साइन थीटा बचेगा, a2 साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ये वाला टर्म और ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, ये ब्रैकेट वाला सामान तो कांस्टेंट है। थोड़ी देर के लिए इसको छोटा a बोल देते हैं और इसको छोटा b। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू
ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अभी इस टाइप का अगर फॉर्मेट दिखता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो हम लोग इसको सिंगल साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम एक टर्म ले रहे हैं अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई भी कर दे रहे हैं और डिवाइड भी कर दे रहे हैं। ऐसा करने से इक्वेशन को कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो मल्टीप्लाई भी कर दिए और डिवाइड भी कर देते हैं। ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। ये आ गया। अब इसमें ये जो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसको एक नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको बोल देते हैं कैपिटल ए। अब ये देखो, ये वाला जो टर्म लिखा हुआ है ना, ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये वाला, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 आ जाएगा। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल टू 1। और दूसरा बात, ये दोनों क्वांटिटी 1 से छोटा है, मैक्सिमम वैल्यू 1 पहुंच सकता है इसका। तो ये क्वांटिटी 1 से छोटा है और दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं तो 1 आ रहा है। तो थोड़ी देर के लिए अगर हम ये बोलें कि a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एक फ्रैक्शन है, इस फ्रैक्शन को थोड़ी देर के लिए हम कॉस थीटा नॉट बोल देते हैं। a अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अपने आप ये वाला चीज़ साइन थीटा नॉट हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 के बराबर है। तो साइन थीटा नॉट इज b अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये सारा सामान यहाँ रखते ही ये ऐसा दिखेगा, x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी इंटू ये वाला कॉस थीटा नॉट प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा नॉट। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए प्लस बी। तो x आ गया a साइन ओमेगा टी प्लस थीटा नॉट। इसका मतलब यह है कि रिजल्टेंट मोशन SHM हो रहा है। इन दोनों को जोड़कर हम लोग एक सिंगल साइन का फंक्शन तैयार कर चुके हैं। सो रिजल्टेंट मोशन विल बी SHM। तो अब जब भी एक ही पार्टिकल पर 2 SHM का इक्वेशन सुपर इम्पोज होगा सेम लाइन के अलॉन्ग विथ सेम फ्रीक्वेंसी, तो रिजल्टेंट मोशन SHM होगा। 2 नहीं, अब कितना भी, 3 4 5 कितना भी है, तो रिजल्टेंट मोशन SHM है। लेकिन उस रिजल्टेंट SHM का एम्पलीट्यूड कितना है, तो ये दिख रहा है। अब ये A क्या है, रिजल्टेंट मोशन का एम्पलीट्यूड। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो वही है जो उन दोनों का था, और ये इनिशियल फेज थीटा नॉट। तो अब हमसे कोई पूछे कि ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट SHM तो है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है, तो अभी देखते हैं। एम्पलीट्यूड हम लोग बोले किसको थे, एम्पलीट्यूड हम लोग बोल रहे थे इसको, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। छोटा ए का वैल्यू कितना है, छोटा ए हम लोग इसको बोले थे। अभी कुछ मस्त सा रिजल्ट आने वाला है, a1 प्लस a2 कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस a2 साइन थीटा का स्क्वायर। तो a इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आया, एक्सपैंड कर दिए तो, और ये a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, a2 स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज 1। सो a इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। इसको देखने से तो लग रहा है, ये तो बड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। देखने में ऐसा लग रहा है कि हम लोग 2 वेक्टर का एडिशन किए हैं।
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा, तो बिल्कुल ये दो वेक्टर के रिजल्टेंट जैसा है, जिनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। ये थीटा एक्चुअली में ये है, फेज डिफरेंस से समझ लेना। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ θ1 होता और यहाँ θ2 होता तो ये डेल्टा फाई θ1 माइनस θ2 लिखा था। तो यहाँ पर भी हमको ये θ1 माइनस θ2 दिखता। हाँ, तो लौटते हैं। तो भाई ये हुआ, ये दिख रहा है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकाला गया। और खाली इतना ही नहीं है, जरा इसका वैल्यू देखते हैं। ए तो पता चला, ये θ0 देखना है तो tan θ0 साइन बाई कॉस करेंगे तो साइन θ0 बाई कॉस θ0, तो b अपॉन ए के बराबर। और देख लो b का वैल्यू कितना है, a2 साइन थीटा है, a का वैल्यू इतना है, तो tan θ0 इज a2 साइन थीटा अपॉन a1 प्लस a2 कॉस थीटा। ये तो गजब मैच कर रहा है। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और ये रिजल्टेंट का एंगल बिल्कुल सेम फॉर्मूला मैच कर गया है। रिजल्टेंट का जैसे मैग्नीट्यूड लिखते थे उसी तरीके से एम्पलीट्यूड आ रहा है, और ये जैसे रिजल्टेंट का एंगल लिखते थे वो ये θ0 दे रहा है। तो अब जरा इसको समराइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो अब जब भी हमको दो या दो से ज़्यादा SHM देगा अलॉन्ग सेम लाइन विथ सेम फ्रीक्वेंसी, है ना, यहाँ तो दो है, बहुत सारा हो सकता है, 3 4 5 कितना भी हो सकता है, और बोलेगा कि इन सब के सुपर पोजिशन से जो नया SHM बन रहा है उस नए SHM का एम्पलीट्यूड बता दो या उसका इक्वेशन बता दो, कुछ भी। तो हम लोग क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड निकालने के लिए जितना SHM है सबके एम्पलीट्यूड को वेक्टर की तरह कंसिडर करते हुए एक डायग्राम बना देंगे। इसको फेजर डायग्राम कहा जाता है। ये जो हम लोग बना रहे हैं फेजर डायग्राम है, क्योंकि एक्चुअली में ये वेक्टर नहीं है। तो जैसे ये A1 हो गया। अच्छा, कैसे बनाना है देखो, जैसे इसका जिसका इनिशियल फेज 0 है उसको बेस लाइन में रखो, जिसका नेगेटिव है उसको इससे नीचे बनाओ, जिसका पॉजिटिव है इसके ऊपर। इसका इनिशियल फेज 0 है तो ये यहाँ आ गया, इसका थीटा है तो ये यहाँ आ गया, और दोनों के बीच का जो एंगल दिख रहा है वो किसके बराबर है, थीटा, मतलब ये फेज डिफरेंस के बराबर है। ये दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। तो ऐसे जितना भी SHM है सबके एम्पलीट्यूड को प्लॉट कर लो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू देयर फेज, और उसके बाद रिजल्टेंट निकाल लें। जैसे यहाँ दो ही था तो ये दो बना लिए। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा A1 A2 और बीच का जो एंगल है वो फेज डिफरेंस के बराबर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, और इस लाइन से जो ये रिजल्टेंट एंगल बना रहा होगा यही उसका इनिशियल फेज हो जाएगा। रिजल्टेंट से ये एम्पलीट्यूड आ गया और ये रिजल्टेंट बेस लाइन के साथ जो एंगल बना रहा है ये तुम्हारा θ0 हो गया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो वही है जो उन दोनों इक्वेशंस का था। तो इस डायग्राम को हम लोग फेजर डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। इसको अप्लाई करके देखते हैं। हम लोग को दो इक्वेशन दिया हुआ है, x इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 20 डिग्री, x2 इक्वल्स टू 4 साइन ओमेगा टी प्लस
110 डिग्री। ये दो SHM का इक्वेशन एक ही पार्टिकल पर सुपर इम्पोज हुआ। फाइंड रिजल्टेंट इक्वेशन ऑफ SHM। इन दोनों के मिलने से जो रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगा। कई बार क्या हो सकता है, खाली एम्पलीट्यूड पूछ लेगा कि एम्पलीट्यूड कितना है, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड अगर लिखना है तो फिर कोई डायग्राम वगैरह बनाने का जरूरत नहीं है, सीधा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस डेल्टा फाई, ये ध्यान रखना कॉस डेल्टा फाई, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस। यहाँ पर ये फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस हमेशा जो लिखोगे वो पॉजिटिव ही लिखोगे, बड़े में से छोटा माइनस करोगे, 90 डिग्री। तो सीधा एम्पलीट्यूड अगर चाहिए तो डायरेक्टली आ जाएगा, हमसे पूरा इक्वेशन पूछ रहा है। तो एम्पलीट्यूड भी चाहिए, इनिशियल फेज भी चाहिए। तो देखो प्लॉट करते हैं, एक 3 वाला वेक्टर हो गया, 3 मैग्नीट्यूड वाला, और एक 4 वाला। ये 20 डिग्री पर है, इसका इनिशियल फेज 20 है, तो इसको बेस लाइन से 20 डिग्री बना लिए, ये हो गया 3, और इसका इनिशियल फेज 110 डिग्री है, इसका एम्पलीट्यूड 4 है। ये 4 वाला बन गया, यहां से 110 डिग्री पर, मतलब अपने आप ये दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री। तो ये 4 वाला यहां से 110 डिग्री पे है। तो जो रिजल्टेंट है ये आ गया तुम्हारा रिजल्टेंट, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 2ab cos थीटा 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 90। तो ये वाला टर्म तो 0, एम्पलीट्यूड आ गया 5, a का वैल्यू तो 5 आ रहा है। अब इनिशियल फेज चाहिए तो ये वाला बेस से इसका एंगल चाहिए। किसी एक वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है अल्फा, लेट्स कॉल इट अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल्स टू y अपॉन एक्स 4/3। तो अल्फा का वैल्यू 53 डिग्री आ गया। तो इक्वेशन हम लिखेंगे, जो रिजल्टेंट SHM बनेगा, x इक्वल्स टू 5 साइन ओमेगा टी प्लस, ध्यान रखना इसका जो इनिशियल फेज लिखोगे वो ये बेस लाइन से मेजर करना है इनिशियल फेज, हमेशा यहां से जो एंगल आएगा वही इनिशियल फेज है। तो ये अल्फा आया है 53 डिग्री, वो यहां से आया है।